हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई थिंक यू आर फिट एंड फाइन एंड रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में मेंडल्स को। मेंडल के बारे में फैमिलियर हैं कि मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत सारा काम किया, पूरी लाइफ उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दी जेनेटिक्स के बारे में समझने में के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि उनको अपने पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन में अपने वर्क का कोई क्रेडिट नहीं मिला, किसी ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो बी केयरफुल अबाउट दैट कि अच्छा काम करना जरूरी है, उसका रिकॉग्नाइजेशन हमको एट वंस मिल जाए ये जरूरी नहीं है। वो रिकॉग्नाइजेशन मिलना ही मिलना है। जो हमारे वर्क हैं, अच्छे काम होंगे, वो हमको रिटर्न देते हैं। वो हमारी लाइफ में मिले, लाइफ के बाद मिले, मिलना तय है। यही कहानी अगर हम मेंडल को जब देखते हैं, मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये समझ में आता है कि इंसान कितना स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। कोई एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, वो इग्नोर होता है। ये अक्सर सब लोगों के साथ है। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि हम डाइवर्ट न होके कंसिस्टेंटली हमको कॉन्टिन्यूअस अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है। इसी तरह आपको भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है और प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में अपने आप को तैयार करना है कि ज्यादा बेहतर से बेहतर कर सको लाइफ में। अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कुछ अच्छा हमेशा करते रहना होगा। ओके, तो हम लोग फैमिलियर हैं चैप्टर दैट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक बार फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी पैटर्नल प्रॉपर्टीज हैं, माँ बाप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके बच्चों में आते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएशन, भिन्नताएं। यही पूरे इंटायर चैप्टर का हमारा थीम है, इसी को डिस्कस करना है। तो इस डिस्कशन में जो हम आज मेंडल के वर्क की बात करेंगे, सबसे पहले मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि हम यूज तो करते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बट एक्चुअली दो जो द पॉस्टुलेट्स, वो सिर्फ पॉस्टुलेट्स थे। ये तो लॉज तब हुए जब 1900 में मेंडल के वर्क को फिर से रीडिफाइन किया, रीडिस्कवर किया सेर मार्क्स, कोरेंस और ह्यूगो डिब्रिज ने। तब जाकर ये बात कंफर्म हुई कि नहीं, ये प्रिंसिपल कंसीडर कि इन तीनों ने भी अच्छा काम किया। इन तीनों लोगों ने जो भी वर्क किया मेंडलिज्म के प्रिंसिपल्स पर, मेंडलिज्म के पॉस्टुलेट्स पर, उसका सारा क्रेडिट इन्होंने ऑनेस्टली मेंडल को दिया और कहा कि नहीं, इन्होंने ये सारे काम मेंडल ने किए हैं और इसका क्रेडिट मेंडल को ही जाता है। और देन आफ्टर मेंडल हैव गॉट द डेजिग्नेशन ऑफ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके पहले नहीं, उनकी बर्थ 1822 में हुई और डेथ हो गई 1884 में। किडनी डिसऑर्डर हो गया था उनको, उम्र भी ज्यादा हो गई थी और 62 बहुत ज्यादा उम्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन किडनी डिसऑर्डर हुआ और वो एक्सपायर हो गए। इनिशियल स्टेज में एनी हाउ मेंडल को बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी पढ़ने के लिए, और फिर भी उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। शुरुआत के दिनों में वो एक चर्च में, अगस्टियन चर्च था, एक क्रिश्चियन सोसाइटी के चर्च होते थे, तो उसमें अगस्टियन चर्च में वो पादरी का काम किया करते थे। जैसे मंदिरों में पुजारी हुआ करते हैं, उसी तरह पुजारी या महंत की तरह वो काम करते थे और बहुत ज्यादा अच्छे टीचर नहीं थे, बहुत अच्छा टीचर नहीं थे। वो लेक्चर वगैरह या उपदेश वगैरह अच्छा नहीं देते थे,
लेकिन उनका बड़ा अच्छा इंटेंशन था और इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस में, और इसी इंटरेस्ट की वजह से वो आसपास की जो चर्च की जमीन थी, उस चर्च की जमीन में वो खेती का काम बहुत इंटरेस्ट से करते थे। फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, चर्च में और दूसरे पादरियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए खेती भी की जाती है। आज भी मठों में आसपास में बहुत सारी जमीन होती है, उस पर खेती करते हैं लोग और खेती करके अन्न उपजाते हैं और वहां का खाने की व्यवस्था होती है, तो ये काम वो करते थे। उसी बीच उनको ये इंटरेस्ट आया कि क्यों ना कुछ हम समझने की कोशिश करें कि कैसे इस जीवन लाइफ का कॉन्टिन्यूएशन हुआ है। अच्छे, लाइफ के कॉन्टिन्यूएशन में बहुत पहले से, हजारों साल पहले से ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि ईसा पूर्व लगभग 8000 वर्ष पहले से लोगों में ये बात डेवलप हो गई थी कि कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आती थी। इसी रेफरेंस में तमाम सारी थ्योरीज की बात हम लोगों ने किया था, जैसे वेपर थ्योरी थी, फ्लूइड थ्योरी, पाइथागोरस ने भी थ्योरी दी थी, याद पड़ रहा है ना? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। तो वेपर थ्योरी आई, फ्लूइड थ्योरी आई, पैनजेनेसिस का सिद्धांत आया, डार्विन का। इन सब लोगों ने लाइफ के ओरिजिन और कॉन्टिन्यूएशन, बेसिकली ओरिजिन नहीं कॉन्टिन्यूएशन की बात को सीक्वेंस में रखने की कोशिश की, लेकिन किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आया, सही नहीं साबित हुआ। फाइनली मेंडल का हुआ। तो मेंडल का इंटरेस्ट जो था वो क्या था? नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स का था। और पहली बार, आप अभी आगे इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहली बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिक्स का इन्फ्लुएंस मिलता है जेनेटिक्स में, और जो कि सारा कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। तो मेंडल ने कॉन्टिन्यूअसली 1856 से 1863 तक, 60 साल तक, अबाउट 7 इयर्स इन्होंने कॉन्टिन्यूअसली काम किया। किस पर? एक्सपेरिमेंटल प्लांट इनका था पाइसम सैटाइवम, मटर का पौधा। इस पाइसम सैटाइवम की लगभग इन्होंने 34 वैरायटीज इन्होंने कलेक्ट की और उन पर काम करना शुरू किया। याद रखना जॉब इनका क्या था? तो ये थे चर्च में पादरी थे, लेकिन खेती करते थे चर्च की जमीन में। तो इन्होंने खेती करनी शुरू की और इन्होंने 34 वैरायटीज ऑफ द पी कलेक्ट किया। मटर की 34 वैरायटीज को कलेक्ट किया और उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। इनका चॉइस मटर के प्लांट पर क्यों? एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई मेंडल हैज सेलेक्टेड द पी एज द एक्सपेरिमेंटल प्लांट। तो इसमें कुछ रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये छोटा पौधा है, एनुअल प्लांट है, और लगभग एक ही सीजन में विद इन द 4 मंथ अप्रोक्सीमेट टाइम है। तो विद इन द 4 मंथ के टाइम स्पॉन में इसकी पूरी कहानी खत्म हो जाती है। सीड जर्मिनेट कर जाता है, प्लांट बन जाता है, फ्लावरिंग हो जाती है, सीड डेवलप हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा वजह था। साइज भी छोटा है, एनुअल प्लांट है, साइज छोटा है। मैक्सिमम हाइट अप्रोक्सीमेट जो टॉलेस्ट प्लांट होते हैं वो 120 सेंटीमीटर तक के होंगे। जो छोटे होंगे, ड्वार्फ प्लांट होंगे, वो लगभग 30 to 40 सेंटीमीटर के होते हैं। तो ये एडवांटेज था साइज का। ये बाइसेक्सुअल प्लांट, फ्लावर छोटा था। शॉर्ट प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से इसमें कॉमनली सेल्फ पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करा लेना बहुत आसान था। इस वजह से भी इन्होंने सेलेक्ट किया।
अब मान लो कि कोई बहुत बड़ा प्लांट ले लेते, एक्सपेरिमेंटल प्लांट लेते, मान लो कि बैनियन ले ले या मैंगो ट्री ले ले, तो उसकी लाइफ स्पैन ही इतनी बड़ी ज्यादा होती कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता। तो इसलिए इन्होंने इस तरह का प्लांट लिया कि जिसमें लाइफ स्पैन कम है, साइज भी छोटा है और प्रॉपर्टीज, सबसे बड़ी बात जो इनको और मिली बाइसेक्सुअल वाले में प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेशन, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि डिजायर्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कि प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे हो। तो इस प्रोसेस में इमैस्कुलेट करना आसान था, बैगिंग करना आसान था, डस्टिंग करना आसान था। तो इन्होंने क्या किया कि क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस को कराया, और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस कराया जिससे कि इनको ये लगा कि ये प्लांट सुटेबल है। तब क्या हुआ कि ये जो 34 वैरायटीज थी, इस 34 वैरायटी में से फाइनली इन्होंने 14 कॉन्ट्रास्टिंग, अब यहां कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज वाली वैरायटीज को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा। इसमें से 20 वैरायटीज को रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं काम कर रही हैं, इनमें प्रॉपर्टीज में कुछ हॉच पॉच था, उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होती थी। कॉन्ट्रास्टिंग क्लियर, दैट इज द अपोजिट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज। एक लंबा है बहुत, तो दूसरा बहुत बौना है, तो ये क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज कहे जाएंगी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इस वजह से अगर एक फ्लावर, एक प्लांट में एक वैरायटी ऐसी है जिसमें कि वायलेट फ्लावर्स आ रहे हैं, पूरे के पूरे वायलेट फ्लावर्स आ रहे हैं, उसमें कोई दूसरा कलर नहीं आ रहा फ्लावर का, तो वो प्योर हुआ। और उसके अपोजिट दूसरा एक वैरायटी है जिसमें कि व्हाइट फ्लावर्स ही मिल रहे हैं, और व्हाइट फ्लावर्स मिल रहे हैं बिल्कुल, उसमें दूसरा कोई कलर नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉन्ट्रास्टिंग हो गए। तो इन्होंने फाइनली आउट ऑफ द 34 कितनी वैरायटीज को फाइनलाइज किया, 14 वैरायटीज को फाइनलाइज किया। और इन्हीं 14 वैरायटीज के भी प्लांट्स पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना कंटिन्यू किया। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको, अगर डाउट में हो तो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल कंसंट्रेट होके आप हमारे साथ जुड़े रहो। और ये मैं ऐसे और करता हूं, एक क्वेश्चन इस वीडियो में कंफर्म है, वो नीट एग्जामिनेशन के लिए। एक बात और क्लियर कर दूं कि इस पूरे चैप्टर से अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में। बोर्ड एग्जाम का तो है ही है तुम्हारा 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कभी बहुत रेयरली 5 मार्क्स, कम से कम 5 नंबर, अदरवाइज 6-7 मार्क्स इस चैप्टर से कंफर्म आते हैं। तो एक एक पॉइंट को हमको क्लियर करना जरूरी है। अगर डाउट में रहोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक लाइन को हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं और आप समझते चलो, ठीक है। एनुअल प्रॉपर्टी है, प्लांट है, छोटा है, लाइफ स्पैन कम है, शार्ट साइज का है, बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेशन है, और उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन में और डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी जिन्होंने सेलेक्ट कर ली, और 14 वैरायटीज इन्होंने लिया, 14 वैरायटीज इन्होंने लिए, और इन 14 वैरायटीज में के 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। कैरेक्टर्स कितने हैं, तो 7 कैरेक्टर्स को इन्होंने स्टडी किया, और 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टडी किए मेंडल ने, उस 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस जो आए, उन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स नाम दिया गया उनको। और इसमें देख रहे हो यहां हमने डी लिखा है, वो डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स। इन ट्रेट्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया।
कैरेक्टर और ट्रेट समझ ले हम। कैरेक्टर्स, एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, एनी पर्टिकुलर फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सपोज दैट इज द हाइट, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ स्किन, ये क्या है? तो ये कैरेक्टर है। अब इसके अलग अलग फॉर्म आते हैं, जैसे कलर ऑफ स्किन की हम बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज के लोग बहुत ज्यादा व्हाइट कलर के होते हैं और अफ्रीकन है ब्लैक कलर के होते हैं। तो दीज आर द टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। क्लियर हो रहा है ना? टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, एक दूसरे के अपोजिट। तो इस ट्रेड में से टी प्लांट के में उन्होंने कुछ ट्रेड्स ऐसे कंसीडर किए, वो अभी शुरुआती दौर में नहीं हुआ था ये बात। बिगिनिंग में ये कॉन्ट्रास्टिंग या रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने सेलेक्ट किया पहले, और सेलेक्ट करने के बाद जब एक्सपेरिमेंट किए तब ये टर्म आया कि डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। तो इन ट्रेड्स को अगर हम काउंट करें तो टोटल कितने हो गए? 14। और इसी 14 वैरायटीज को उन्होंने कंसीडर किया एक्सपेरिमेंट। एक बात और जान लो इसमें, ये क्या कि ये सारे के सारे वैरायटीज में, सारी वैरायटीज में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये मेंडल के टाइम बात नहीं हुई थी, ये बाद में ये सारी बातें क्लियर हुई। 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इन 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर कुछ दिन तो बात ये हुई कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर लोकेट करते हैं। इस वजह से प्रोसेस ऑफ लिंकेज नहीं दिखाई पड़ा, प्रॉपर्टी ऑफ लिंकेज की नहीं आया। इसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं आई। हाँ, ये बात सही है कि लिंकेज नहीं था। ये कंडीशन, ये स्पेशल इंफॉर्मेशन नोट कर लो। स्पेशली नीट जिपमर में ये क्वेश्चन आ चुका है और इसको जान लो कि ये जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने यहां नोट किए हैं, इन कैरेक्टर्स में से फर्स्ट एंड सेकंड, फ्लावर कलर एंड सीड कलर, ये दो कैरेक्टर लोकेट करते हैं फर्स्ट क्रोमोसोम पर। ओके, तीसरा कैरेक्टर पॉड कलर लोकेट करता है 5th क्रोमोसोम पर। फोर्थ कैरेक्टर सीड से ये लोकेट करता है 7th क्रोमोसोम पर। या और ये 5th, 6th एंड 7th पॉड से फ्लावर लोकेशन एंड प्लांट हाइट, ये तीनों कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पर लोकेट करते हैं। दैट्स द क्रोमोसोम नंबर 4। तो ये 7 कैरेक्टर्स इस 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से सिर्फ 3 पेयर्स पर लोकेट करते हैं। 3 ही पेयर्स पर ये सारे कैरेक्टर्स लोकेट करते हैं। Even then Mendel had got the success. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन मुझे लग रहा है क्लियर होगा, तो एक बार फिर मैं डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा। क्रॉस पॉलिनेशन सेलेक्टेड पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया उन्होंने। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा या उन्होंने जो परफॉर्म किया, उन्होंने तैयार किया क्या? प्योर ब्रीड। प्योर ब्रीड का होना जरूरी है। अगर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किए, परफॉर्म किए, उसमें फर्स्ट स्टेज क्या था? तो प्योर ब्रीड को फाइंड आउट किया। नंबर 1 पहला जो काम किया उन्होंने प्योर ब्रीड तैयार कराया। प्योर ब्रीड तैयार कराने का मतलब क्या होता है कि उस कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेट लिया। सपोज दैट उन्होंने एक प्लांट लिया जिसमें कि वायलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब उसी प्लांट को ग्रो कराया।
ग्रो कराने के बाद फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो जैसे सपोज कर लो एक ये प्लांट है और इस प्लांट में की वैरायटी में 100 प्लांट्स उन्होंने सेलेक्ट किए, 100 प्लांट्स उन्होंने सेलेक्ट किए जिसमें कि फ्लावर का कलर कैसा था, वायलेट था। अब इन सबको ग्रो कराया, 100 न्यू प्लांट्स हुए। फिर इनमें देखा कि 100 में से 90 तो ठीक है, वो वायलेट है, 10 के कलर कुछ वैरी कर रहे हैं, तो उस 10 को आइसोलेट कर दिया, उस 10 को आइसोलेट कर दिया। इस 90 को फिर ग्रो कराया, इसमें से पता चला कि फिर 90 और 10 का रेशियो मिल रहा है, तो इस 10 को फिर आइसोलेट किया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली एटलीस्ट 4 जनरेशन, लिटरली तो 3 जनरेशन की हम बात करते हैं, लेकिन 4 और 5 जनरेशन तक वो कराते रहे। तो जब 4-5 जनरेशन तक कराया उन्होंने इस प्रोसेस को, उस प्लांट को ग्रो कराया, तो फाइनली जो रेड प्लांट, वायलेट कलर वाले फ्लावर्स वाले प्लांट्स थे उनको उन्होंने सेलेक्ट किया। तो पहला स्टेप क्या हुआ उनका कि सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड, सेलेक्ट कर लिया। अब इस सिलेक्शन के बाद जो सेकेंड स्टेज आता है उनके एक्सपेरिमेंट का, क्रॉस बिटवीन 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब एक वायलेट का प्लांट सेलेक्ट कर लिया, फिर इसी प्रोसेस को रिपीट किया व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ और प्योर ब्रीड तैयार कर लिए। और जब 2 प्योर ब्रीड तैयार हो गए, 2 अलग अलग ट्रेड्स के, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के, एक दूसरे के विरोधाभासी, तब उनके बीच में क्रॉस कराया। अब ये क्रॉस जो था आर्टिफिशियल क्रॉस था, या इसको कहेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने कराया। अब इस क्रॉस पॉलिनेशन में उन्होंने एक जगह पर मान लीजिए कि 100 फिर वायलेट कलर के फ्लावर्स प्लांट डेवलप कराए और 100 व्हाइट वाले डेवलप कराए। अब इनमें इन्होंने कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कराया या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोले तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को नहीं होने दिया, ठीक है। और फाइनली जब एक्सपेरिमेंट कराया तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग वैरायटी को, एक वायलेट को और एक व्हाइट को इन्होंने सेलेक्ट किया। वायलेट और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स लिए और इनमें आपस में क्रॉस करा दिया। अब मान लो कि वायलेट कलर के प्लांट्स फ्लावर से इन्होंने पॉलन कलेक्ट कर लिया, इससे क्या कर लिया, पॉलन कलेक्ट कर लिया। और इसका क्या था, तो इसका स्टिग्मा था, इसके पॉलन कलेक्ट करके इसके स्टिग्मा पर ले जाकर डस्टिंग करा दी गई। अच्छा, इसमें एक काम और किया उन्होंने, साथ साथ उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस भी कराया। रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि यहां अब इसने पहली बार में स्टिग्मा इसका था, इसका पॉलन था। दूसरी बार में क्या हुआ, इस व्हाइट कलर वाले फ्लावर से पॉलन ले लिया गया, व्हाइट कलर वाले से पॉलन ले लिया गया और उसके पॉलन को इससे वायलेट कलर वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर ले जाकर डस्टिंग कर दी गई। इज इट क्लियर? ये इस तरह का क्रॉस अगर कराया जा रहा है तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस भी कराए और जब क्रॉस करा लिया तो जो वैरायटी मिली, जो प्लांट्स मिले, वो कौन हो गए, वो हाइब्रिड कहे जाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है और इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से जो प्लांट्स मिले वो हो गए और क्या, तो हाइब्रिड मिल गए, हाइब्रिड प्लांट्स मिल गए। अब हाइब्रिड प्लांट्स जो मिले
तो उस कंडीशन में उन्होंने देखा कि कोई ब्लेंडिंग तो हुई नहीं। अब इसके पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि ब्लेंडिंग होती है प्रॉपर्टीज की, कैरेक्टर्स की। कुछ कैरेक्टर्स मदर के आते हैं, कुछ फादर के आते हैं, और दोनों के मिक्स होके इंटरमीडिएट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये बात इन्होंने रिफ्यूज किया। ये देखे कि अगर जब इन्होंने क्रॉस कराया तो सारे के सारे प्लांट्स जो हाइब्रिड मिले एक ही तरह के मिले। अब मान लो कि यही हम लोग फ्लावर कलर की बात कर रहे थे, तो वायलेट और व्हाइट उन्होंने लिया था, तो जो हाइब्रिड मिले सबके सब वायलेट मिले, वायलेट फ्लावर वाले प्लांट मिले। तो वायलेट फ्लावर वाले प्लांट मिले तो ये हाइब्रिड कहे गए। और यही प्रोसेस, ये प्रॉपर्टी कही जाती है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जब हम सिर्फ एक जीन या एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वो कहा गया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इज इट क्लियर? अब इस हाइब्रिड्स में फिर इन्होंने एक प्रोसेस कराई, अब सेल्फिंग करा दिया। जो हाइब्रिड्स मिले, अब उन हाइब्रिड प्लांट्स में आपस में एक दूसरे के साथ सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग यानी कि जितने भी प्लांट्स मिले, जितने भी सीड कलेक्ट हुए, फाइनली तो सीड कलेक्ट होंगे, सीड ग्रो कराए गए, सीड ग्रो कराने के बाद प्लांट्स डेवलप हुए, प्लांट्स में फ्लावर आए, फ्लावर के कलर को फाइंड आउट किया गया। तो कलर फाइंड आउट किया गया तो हाइब्रिड में क्या मिला? ये सब के सब वायलेट मिले और ये सब हाइब्रिड। अब एक चीज और, जो ये दोनों प्योर ब्रीड्स थे, पहली बार जहां से एक्सपेरिमेंट हमारा शुरू हुआ मेंडल का, वो पेरेंट कहे गए। भाई जाहिर सी बात है, पेरेंट्स तो है ही है, कहानी वहीं से शुरू हो रही है। ये दोनों प्योर ब्रीड्स पेरेंट्स थे। अब ये पेरेंट्स जब क्रॉस हुए तो हाइब्रिड्स मिले, और जो पहली बार जो मिले सब हाइब्रिड्स वो कहा गया F1। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली पीढ़ी। ओके, तो पहली पीढ़ी में सब के सब कैसे मिले? तो टॉल मिले, टॉल नहीं, हम लोग कलर की बात कर रहे हैं, सबके सब वायलेट मिले। इज इट क्लियर? अब F1 में फिर सेल्फिंग कराई गई, ये प्रोसीजर आगे बढ़ता रहा। F2 में क्या हुआ कि रेशियो मिल गया 3:1। अब इसी ग्राउंड पर मेंडल ने अपने पॉस्टुलेट्स दिए। मेंडल के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इसके बारे में हम बात करें। एक बार इस चार्ट को देख लो, कैरेक्टर्स और इनके डोमिनेटिंग ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स। आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया चाहिए। डोमिनेटिंग ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं वे इन द केस ऑफ द हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्लियर होगा। होमोजाइगस whenever both the alleles are the same, and heterozygous whenever both the alleles are different to each other। तो एलेलिक फॉर्म में ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर जब बनेगा और पेयर्ड कंडीशन में ही एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बेसिकली यही पहला नियम था, पहला पोस्टुलेट मेंडल का था कि लॉ ऑफ पेयर्ड एलील्स। जब तक ये अनपेयर्ड कंडीशन में रहेंगे तब तक ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने को। एलील्स एक्सप्रेस कब करेंगे? व्हेन एवर दे बिकम द पेयर्ड, दोनों एक साथ इकट्ठे होंगे तब पेयर बनेगा, तभी होंगे इकट्ठे ये एक साथ। तो ये सब के सब यही पहला पोस्टुलेट था कि एलील्स कैन एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स व्हेनेवर दैट बिकम द इन पेयर्ड कंडीशन। और तब कंडीशन दो आती है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की। जब दोनों एलील एक जैसे हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। व्हेनेवर बोथ एलील्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हैं, तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है।
तो जो एलील अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, दोज एलील्स एंड अब एलील्स के साथ क्या जुड़े हैं, तो ट्रेट्स जुड़े हैं। तो दोज ट्रेट्स विच कैन एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स इन ओनली होमोजाइगस कंडीशन, दे आर नोन एज द रिसेसिव ट्रेट्स। इज इट क्लियर? जो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं वो क्या है, तो रिसेसिव ट्रेट्स है। इसी के जस्ट उल्टा डोमिनेंट ट्रेट्स, दोज ट्रेट्स विच कैन एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स इन होमोजाइगस एज वेल एज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। दोनों कंडीशन में, जो दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर देता है अपने आप को, वो कहा गया डोमिनेंट ट्रेट। इज इट क्लियर? डोमिनेंट कैन एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स इन होमोजाइगस as well as in heterozygous condition, while as the recessive can express to themselves only in homozygous condition, not in heterozygous condition। तो ये ट्रेट्स हुए। तो 7 कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर्स में ये कैरेक्टर्स की मैंने रीसीक्वेंसिंग की है। रीसीक्वेंसिंग बुक्स में अलग अलग सीक्वेंस है, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये मेरे सीक्वेंसिंग का एक पर्टिकुलर पर्पज क्या था कि आपको ये बताना कि आप ये जान लो कि ये कौन से क्रोमोसोम पर लोकेट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, फ्लावर कलर। इसके ट्रेट्स क्या हो गए, डोमिनेटिंग वायलेट और रेड, रिसेसिव में व्हाइट है। सीड कलर कैरेक्टर हुआ, और इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अगर कलेक्टिवली दोनों को कहेंगे तो क्या कहेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स विरोधाभासी, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। एक नॉर्थ जा रहा है तो दूसरा साउथ जा रहा है, यही मान लो। एक नॉर्थ जा रहा है तो दूसरा साउथ जा रहा है, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ओके, तो सीड कलर येलो और ग्रीन। यहां पॉट कलर को भी मैंने मेंशन किया। देखो, पॉट कलर और सीड कलर में अक्सर कंफ्यूजन होता है। पॉट कलर में डोमिनेटिंग कौन होगा, ग्रीन होगा, जबकि रिसेसिव येलो होगा। सीड से राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड डोमिनेटिंग है, रिंकल्ड रिसेसिव है। पॉट से इनफ्लैट और फुल, स्वेल, फुला हुआ, कंट्रास्टिंग, पिचका हुआ, चिपका हुआ एकदम, ये कंट्रास्टेड है। 6 पॉइंट है फ्लावर्स लोकेशन। फ्लावर की लोकेशन क्या है, तो एक्सियल। एक्सियल और टर्मिनल आइडिया होगा। जब साइड में निकल रहा है फ्लावर तो वो कौन सा कहा जाएगा, एक्सियल कहा जाएगा। जब टिप पर निकल रहा है तो वो टर्मिनल होगा। तो एक्सियल डोमिनेटिंग ट्रेट है और टर्मिनल रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट कैरेक्टर जो सेलेक्ट किया था मेंडल ने, दैट्स द प्लांट्स हाइट। प्लांट की हाइट कैसी, तो टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल प्लांट्स में मोस्टली जो प्लांट्स सीड्स उन्होंने वैरायटीज सेलेक्ट की थी वो 100 एंड 120 सेंटीमीटर लंबे थे, और ये ड्वार्फ वाली वैरायटी छोटी थी, लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर साइज की ही थी। तो ये कैरेक्टर्स हुए, और इनके ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा वो होगा डोमिनेटिंग ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, और जो सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर सकता है वो है रिसेसिव ट्रेट। इनकी लोकेशन क्या है, तो फर्स्ट 2 की लोकेशन है फर्स्ट क्रोमोसोम, थर्ड की लोकेशन है 5th क्रोमोसोम, फोर्थ की लोकेशन है 7th क्रोमोसोम, और 5th, 6th, 7th की लोकेशन है 4th क्रोमोसोम। इतना सारा काम किया मेंडल, लगातार 7 साल तक काम करते रहे, और 7 साल तक काम करने के बाद 1866 में उन्होंने अपना पोस्टुलेट प्रपोज किया, पब्लिश कराया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि एक एनुअल प्रोसीडिंग बुक निकलती थी वैसे ब्रून शहर में, नेचुरल हिस्ट्री के नाम से। नेचुरल हिस्ट्री के नाम से एक मैगजीन छपा करती थी ब्रून शहर के में। तो
एनुअल प्रोसीडिंग बुक में उन्होंने पब्लिश कराया। पब्लिश कराने के बाद इनकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 66 में पब्लिश करा दिए और 84 तक जिंदा रहे। उन्होंने अब उनकी बात को लोगों ने सुना क्यों नहीं? उसकी वजह क्या हुई कि एक बात तुम सब भी समझते होंगे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कौन कह रहा है। तो मेंडल की उस समय क्या कैपेसिटी थी? वो एक सिर्फ पादरी थे, एक चर्च के में रहने वाले, जिनको अपना कुछ बैकग्राउंड नहीं था, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था उनका। और उसी समय डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी बूम कर रही थी, और इवोल्यूशन थ्योरी बूम कर रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने पैनजेनेसिस का भी कॉन्सेप्ट दे मारा था। तो डार्विन उस समय बहुत प्रोमिनेटिंग साइंटिस्ट काउंट हुआ करते थे, और इस वजह से एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि मेंडल की कैपेसिटी या रिकॉग्नाइजेशन उस समय तक एज ए बायोलॉजिस्ट हुई ही नहीं थी, और इस वजह से उनको कोई सुना नहीं। इसके अलावा और बातें थी। इनका जो आर्टिकल छपा एक लोकल मैगजीन में, एक शहर में बिकने वाले मैगजीन में छपा, सर्कुलेशन बहुत कम था, लोगों ने इसको देखा भी नहीं, एक साइड में रख दिया कि कौन पूछता है इनकी बात। ये मैथ्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, रेशियो बता रहे हैं कि 3:1, तो 1:1 की बात कर रहे हैं रेशियो। अगर मैथमेटिकल बात हो रही है तो मैथमेटिकल बात कौन सुन रहा है बायोलॉजी में? उस समय क्या शानदार बात हो रही थी। डार्विन साहब कह रहे थे कि भाई देखो इंसान कैसे इवॉल्व हुआ है, बंदर हमारे एंसेस्टर्स थे। बात सही भी थी। दूसरा, ये एग्रेसिव नेचर नहीं था, मेंडल एग्रेसिवनेस नहीं था, उन्होंने फोर्सफुली अपनी बात नहीं की। एक बात और होती है, अक्सर तुम लोगों से जब क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कंडीशन होती है? मैंने नाम लेके बुला लिया कि भाई रोशन स्टैंड अप प्लीज, और रोशन को आंसर नहीं कंफर्म है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, और उसी समय हमने बुला लिया देवेंद्र को। देवेंद्र भी अब सर दिस बात अटक जाती है। तो कुछ कंडीशन यही थी मेंडल के साथ भी। मेंडल भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे। ये बात उनकी बायोग्राफी से या उनके साथ जो लोग काम किए उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट किया कि अगर आपकी बात को कोई रिजेक्ट करता है तो आपको चैलेंज करना चाहिए, आपको अपनी बात फोर्सफुली कहनी पड़ेगी जब आप कॉन्फिडेंट हो तो। लेकिन बात से पीछे कब हटता है इंसान? जब वो अपनी बात पर, अपने कॉन्सेप्ट पर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो ये एक वजह थी। तो ये 3-4 वजहें थी जिसकी वजह से मेंडल का पोस्टुलेट उस समय एक्सेप्ट नहीं हो पाया। एक वजह थी, बहुत लोकल मैगजीन में उन्होंने अपने आर्टिकल पब्लिश कराया, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन नहीं था, बहुत लोगों तक बात ही नहीं पहुंची, और जिनके पास पहुंची उन्होंने किनारे रख दिया। दूसरी बड़ी बात, उस समय डार्विन साहब का जमाना था, वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, उसके आगे ये बात सुनी नहीं गई। तीसरा, ये बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने पोस्टुलेट्स के बारे में, और शायद इसी वजह से वो एग्रेसिवली अपनी बात को रख नहीं पाए। आफ्टर ऑल, इनके डेथ के 16 साल बाद 1884 में मेंडल इस दुनिया से चले गए, और उनको ये पता नहीं चला कि हमने कुछ ढंग का काम भी किया है। 1900 में जब शेरमार्क, कोरेन और ह्यूगो डिब्रिज, 3 लोग 3 जगह से काम किए, अलग अलग किया। इन तीनों ने एक जगह एक साथ बैठकर काम नहीं किया, इन तीनों ने अलग अलग काम किया मेंडल के कॉन्सेप्ट पर, और सेम रिजल्ट इनको मिला। जब सेम रिजल्ट मिला तब इन्होंने कहा कि नहीं, मेंडल का कॉन्सेप्ट सही था, पोस्टुलेट जो उन्होंने दिए वो सही दिए। तब जाकर मेंडल
को ये ऑनर दिया गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद फिर विलियम बैटसन आए। विलियम बैटसन ने 1901 में कुछ और इस काम को आगे बढ़ाया, कुछ टर्मिनोलॉजी दी। 1906 में फिर विलियम जॉनसन आए, उन्होंने काम किया। इसी सीक्वेंस में थॉमस हंट मॉर्गन का नाम भी लिया जाता है बहुत रेस्पेक्ट के साथ, जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन के साथ ए गैरॉड का नाम भी नहीं इग्नोर किया जा सकता है। ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स पर इनका काम बहुत बहुत एप्रिसिएबल है। और वाटसन और क्रिक को तो जानते ही हो, हैं? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब कैसे, बेसिकली क्या है, एक बात और इसमें कर लेता मैं चाहता हूं कि जो ये ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स को इंडिकेट किया गया। उन्होंने कहा था ना, मेंडल ने कहा कि देयर आर द सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के डिटरमाइन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो एलील्स है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फैक्टर्स, एलील्स और जीन्स की। पहले फैक्टर ही कहा था मेंडल ने, बाद में जीन टर्म दिया था किस बैटसन ने। तो जीन आर एबल टू एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स, यही पहला पास्टुलेट था। जीन्स आर एबल टू एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स। वन जीन अगर है तो ये एक्सप्रेस कैसे करेगा? एक्सप्रेस करेगा इन द पेयर्ड कंडीशन। किस कंडीशन में? जब वो पेयर में होगा। अनपेयर्ड जब होगा तो वो क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।